जय हिंद दोस्त। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे एड्स की बीमारी के बारे में। एड्स जो बीमारी है यह मुख्य रूप से HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। और यह जो वायरस होते हैं मनुष्य के शरीर में किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रवेश करने के बाद शरीर में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और किस तरह से HIV जो वायरस होता है वो मनुष्य यानी व्यक्तियों के जो इम्यून सिस्टम होती है, जो प्रतिरक्षण प्रणाली होती है, उसको समाप्त कर देता है। और जो इम्यूनिटी समाप्त हो जाती है इस वजह से व्यक्ति को अनेक तरह के रोग होने लगते हैं और रोग होते ही जाते हैं वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। जो आपका एड्स वायरस है, सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ा हिस्ट्री को समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वैज्ञानिकों के अस्तित्व में यह बीमारी कैसे आया, यह वायरस कैसे खोजा गया, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जो आपका एड्स है इसका जो आपका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि आपके HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। एड्स वायरस का जो उत्पत्ति हुई, एड्स वायरस ने एड्स जो बीमारी होती है इसकी जो आपकी उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ऐसे जनजाति होते थे जिनके द्वारा बंदरों का शिकार करते हैं। जैसे आज भी लोग खरगोश का शिकार करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं, जंगली सुअरे का शिकार करते हैं, जिसको खाने के यूज में प्रयोग करते हैं। इसी तरह जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ के कुछ ऐसी जनजाति हुआ करती थी जिनके द्वारा मांस खाने के लिए बंदर का शिकार करते थे। यह बंदरों को मारते थे और बंदर को मार के उसके मांस को खाते थे, तो जिसमें एक चिंपैंजी बंदर भी होते हैं। तो अफ्रीका में जो आपके चिंपैंजी बंदर हैं, इन्हीं चिंपैंजी बंदरों से यह जो वायरस है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया। अब मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश कर गया, ऐसा माना जाता है कि जब जो शिकारी होते थे इन बंदरों का शिकार करने जाते थे, तो जब बंदर को मार के ले आएंगे तो बंदर को जब मारेंगे तो उसके शरीर में चोट लगेगा तभी तो उसकी डेथ होगी। ऐसा तो नहीं कि पॉइजन दे के मारेंगे। उस समय हथियार भी नहीं हुआ करता था, उस समय लोग भाले से, तीर धनुष से शिकार करते थे। तो जो चिंपैंजी बंदर थे इनमें एक वायरस पाया जाता था जिसका नाम SIV यानी सिमेनियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह जो वायरस है यही वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया और प्रवेश करने के बाद इस वायरस में म्यूटेशन हो गया, यानी वायरस में उत्परिवर्तन हो गया और इसके जीन्स में परिवर्तन हो गया, जिस कारण से जो मनुष्य होते हैं उनकी जो शरीर में इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी को यह खत्म करने लगा। तो जो SIV वायरस है यह चिंपैंजी से ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया। जब कोई व्यक्ति शिकार करने जाता है तो उसके पीछे दौड़ेगा, बंदर के पीछे दौड़ेगा, जाल बिछाएगा ग्रुप में, उसके बाद बंदर को जाल में गिराएगा, फिर वहाँ पे उसको भाला या तीर धनुष से मार के उसकी डेथ करेगा, उसकी मृत्यु करेगा। तो उसके बाद जब बंदर को ले आएंगे तो उसकी जो चमड़ी होती है उसको भी छीलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बकरा के दुकान पे जाएंगे, जो चिकन वाला दुकान होता है वहाँ पे बकरे को काटते हैं फिर उसको छीलते हैं। अगर जो चिकन काटता है उसने अपने हाथ में ग्लव्स नहीं लगाया है तो जो बकरे के ब्लड में जो कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बीमारी हुई है और वह बीमारी किसी वायरस, फंगस, बैक्टीरिया के कारण हुई है, तो यदि आपके शरीर में जैसे आपने ग्लव्स नहीं यूज किया है तो आपके हाथ में, नाखून में कहीं भी चोट लगा है, यानी आपका ब्लड सीधे बकरे के ब्लड से यानी जो जानवर है उसके ब्लड के संपर्क में आ गया तो जो वायरस है आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया इन मनुष्यों के साथ हुआ होगा, तभी जाकर यह वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया। हालांकि इसके पीछे और सारी भी कहानियां हैं, लेकिन यही मुख्य कारण है कि जो SIV वायरस है इसकी म्यूटेशन से ही यह बीमारी फैला। तो इसमें क्या हुआ, अब जो अफ्रीका के लोगों में, जनजातियों में यह बीमारी फैल गया, लेकिन उस समय पता नहीं चला कि किस वजह से यह बीमारी हुआ है और उन सभी व्यक्तियों में अनेक तरह के विशेष रोग होने लगे थे। लेकिन जो अमेरिका है यहाँ के लोग होते हैं पैसा वाले और होते हैं अय्याश। ये लोग क्या किए, ये अफ्रीका में घूमने गए थे, अफ्रीका में घूमने गए थे, वहाँ से इन बीमारी को, जो आपकी यह एड्स बीमारी है, इसे उठा लाएं। तो इसका अस्तित्व देखने को मिला 1981 में इसका अस्तित्व देखने लगा। 5 से 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप था जो मुख्य रूप से होमोसेक्सुअल थे। होमोसेक्सुअल ग्रुप के जो व्यक्ति थे इन व्यक्तियों में अनेक तरह के रोग होने लगे थे, जिसमें आपका स्किन कैंसर था, निमोनिया था, बुखार था, और यह जो बीमारी हो जाते थे उनका ठीक होने का नाम ही नहीं लेते थे। और सभी व्यक्तियों में, जो 5 से 10 व्यक्ति थे, सभी व्यक्तियों में एक ही तरह की बीमारी होते थे। जब इन लोगों ने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर भी अचंभित रह गए हैं कि सारे व्यक्तियों को एक ही रोग क्यों हो रहे हैं और यह ठीक भी नहीं हो रहे हैं। तो बाद में इन्होंने पता लगाया, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने मिलकर पता लगाया
कि इन सभी जो व्यक्ति हैं, इन सभी व्यक्तियों का जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम ही समाप्त हो गया है, यानी इम्यूनिटी खत्म हो गई है। इनके शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए इन सभी बीमारियों में इस तरह के रोग हो रहे हैं, जिसे नाम दिया गया ए यानी एक्वायर्ड आई माने इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे एड्स नाम दिया गया। फिर इसके बाद अभी पता नहीं चल पाया कि किस वजह से यह जो एड्स बीमारी हुआ है, यानी इम्यूनिटी किस वजह से समाप्त हुई है, इसका अभी ज्ञात नहीं हो पाया। फिर कुछ समय और बीता और 1984 का समय आता है, और 1984 में दो वैज्ञानिक आते हैं। पहले का जो नाम है लुक मॉन्टेग्नियर नाम है, लुक मॉन्टेग्नियर, और दूसरे वैज्ञानिक का जो नाम है रॉबर्ट गैलो। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से यह खोज निकाला कि इन सभी व्यक्तियों में जो होमोसेक्सुअल ग्रुप के व्यक्ति थे, इनमें जो उनकी इम्यूनिटी किस वजह से, इम्यून सिस्टम किस वजह से तबाह हो गई थी, समाप्त हो गई है। तो इन्होंने अपने खोज से यह पाया कि एक रेट्रो वायरस श्रेणी होता है, वायरस की एक कैटेगरी होती है, इसी वायरस के ही कारण, यानी यह वायरस नहीं है, ये इनका एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है, रेट्रो वायरस श्रेणी के किसी एक वायरस के ही कारण इन सभी व्यक्तियों में इम्यूनिटी समाप्त हो गई है। तो बाद में इसी को HIV नाम दिया गया। HIV नाम जो है वो ICVN यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरस नॉमेनक्लेचर के द्वारा HIV नाम इसे प्रदान कर दिया गया। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों यह बात है अमेरिका की, लेकिन भारत में इस HIV वायरस की जो खोज हुई थी, जो डॉक्टर है डॉक्टर सुनीति सोलोमन के द्वारा भारत में इस HIV वायरस की खोज की गई थी, और इन्होंने सेक्स वर्कर के शरीर में इस वायरस की खोज की थी। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि HIV की हिस्ट्री क्या है। अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, उसके बाद हम लोग HIV वायरस के और बातें को समझेंगे कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस तरह से काम करती है। तो जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, यह दो तरह का होता है। पहला जो आपका होता है यह स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक का मतलब यह जो हमें प्राप्त होता है, यह हमें जेनेटिक रूप में प्राप्त होता है। जेनेटिक मतलब आनुवंशिक रूप में माता पिता से प्रत्येक संतान को यह जो आपकी स्वाभाविक इम्यून सिस्टम होता है प्रत्येक संतान को प्राप्त होता है, इसे जनरेट नहीं करना पड़ता। यहीं पे एक आपका जो दूसरा है, दूसरा जो आपका उपार्जित है, उपार्जित का मतलब इसे अर्जित करना है। अर्जित का मतलब यह हुआ कि इसे हम स्वयं उत्पन्न करते हैं, स्वयं जनरेट करते हैं। तो जो आपका दूसरा वाला है उपार्जित वाला, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उपार्जित जो इम्यून सिस्टम होता है यह अकेले काम नहीं करता है, इसको काम करने के लिए बहुत सारी शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो मिलकर इसका काम करती हैं, और सभी कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का स्रावण किया जाता है। इस प्रोटीन को एंटीबॉडी बोला जाता है, एंटीबॉडीज बोला जाता है, जिसे हिंदी में प्रतिरक्षण भी कहते हैं। यानी यही जो है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की सुरक्षा देता है। तो जो उपार्जित होता है यह शरीर स्वयं जनरेट करता है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर यह काम करती हैं, और सभी कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का श्रावण किया जाता है। इसी प्रोटीन को एंटीबॉडीज बोला जाता है, हिंदी में इसे प्रतिरक्षण बोला जाता है। और यही प्रतिरक्षण हमें शरीर की रोगों से सुरक्षा करता है। लेकिन इसमें एक मुखिया तो रहेगा ही रहेगा। जहाँ पे बहुत सारे वर्कर हैं तो वहाँ पे एक आपका सुपरवाइजर तो रहेगा ही कि वर्कर से काम कराने के लिए। तो जो इम्यून सिस्टम का जो हमारे शरीर का जो सुपरवाइजर है, जो मुखिया है, वह WBC है। WBC वाइट ब्लड सेल्स कार्पल श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं। इसी WBC को ही T4 या TH लिम्फोसाइट सेल्स भी बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है। तो यह जो आपकी T4 या TH लिम्फोसाइट सेल्स होती है, इसके द्वारा एक प्रोटीन का श्रावण किया जाता है, जिसका जो नाम है इसके द्वारा शायद उनके साइटोकाइंस। यह जो आपका साइटोकाइंस होता है, साइटोकाइंस क्या करता है, जो अन्य कोशिकाएं होती हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरफेरॉन का भी कोशिका श्रावण करती है, जो वायरस से लड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था। तो यह जो आपको साइटोकाइंस होता है, यह साइटोकाइंस के द्वारा उन सभी कोशिकाओं को, जितने भी कोशिका होती है, उन्हें उत्प्रेरित करते रहता है, प्रेरित करते रहता है कि आप से लोग तैयार रहिएगा, और जैसे भी कोई बीमारी आती है, कोई वायरस बैक्टीरिया आता है, उसका खात्मा
करना है। तो ये जो आपकी है, दो तरह की आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है। अब इम्यून सिस्टम में जो आपका उपार्जित इम्यून सिस्टम होता है, इसे ही HIV वायरस खत्म करता है। तो कैसे खत्म करता है इसको भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, और इस वायरस के कितने भाग होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो जो आपका HIV वायरस है, इसका जो व्यास होता है, इसका जो व्यास है 0.1 से लेके 0.14 माइक्रोमीटर होता है, इसका यह व्यास होता है। व्यास का मतलब यह गोल रूप में आपका वायरस होता है। इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से गोलाकार होती है, और इसके किनारे किनारे पे जैसे आप देखते हैं दीवार में खूंटी लगी रहती है, इसी तरह की इसमें खूंटी नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग पेप्लोमर कहते हैं। इसे पेप्लोमर कहा जाता है। और इसका जो आगे का जो गोल संरचना होती है इसे नोब कहते हैं। और यह आपकी जो डंडी होती है, इस डंडी को पेंडिन्यूक्लिएट बोला जाता है। और इस HIV वायरस के बीच में जो आपका जीनोम होता है, जीनोम का मतलब वायरस का जो आपका आनुवंशिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वह पाया जाता है। HIV वायरस में जो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, यह आपका सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। तो ये इसके और इसके किनारे किनारे पे इस तरह का एक प्रोटीन का खोल पाया जाता है, जो मुख्य रूप से कठोर होता है और खोखला होता है। और यह प्रोटीन का जो खोल होता है, इस जो जीनोम होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल HIV वायरस का होता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका जो सबसे बाहरी कवर होता है, इसके सबसे बाहरी कवर को लाइपोप्रोटीन इन्वेलप बोला जाता है। इसे इन्वेलप बोला जाता है, लाइपोप्रोटीन। और यह जो आपका कैप्सिड होता है, खोल होता है, यह आपका कैप्सिड होता है। और इसे पूरे को पेप्लोमर बोला जाता है, पेप्लोमर्स बोला जाता है। और एक गोलका को, इसे जो गोल है, इसे नोब बोला जाता है। और यह जो आपका डंडी है, इसे पेंडिन्यूक्लिएटेड बोला जाता है। और यह आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो ये रही आपकी HIV वायरस की संरचना है। परंतु इस वायरस के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, और तीनों भाग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और जो आपका बीच वाला भाग होता है इसका, जिसे हम लोग सेंट्रल कोर यानी केंद्रीय भाग बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो आपका केंद्रीय भाग होता है, जो पहला भाग होता है सेंट्रल कोर, यानी जो आपका केंद्रीय भाग, इसे हिंदी में केंद्रीय भाग बोला जाता है। तो केंद्रीय भाग में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और यह जो आपके एंजाइम होते हैं रोग उत्पन्न करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी HIV वायरस के जो रोग उत्पन्न करते हैं वो एंजाइम ही जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, तो T4 सेल्स को उसे अपघटित करने में, उसमें बीमारी फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भूमिका किसके लिए निभाता है? जो आपका यह सिंगल स्ट्रैंड RNA, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसी मटेरियल को बढ़ाने में, इसके साम्राज्य को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसमें जो आपका पहला एंजाइम पाया जाता है, पहला एंजाइम आपका हो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। दूसरा आपका होता है इंटीग्रेज एंजाइम होता है। तीसरा जो आपका होता है प्रोटीएज एंजाइम होता है, और चौथा जो आपका होता है राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है। यह जो सारे एंजाइम होते हैं इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अब जो आपका दूसरा है, जब अभी मैंने आपको बताया कि कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड को न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोला जाता है। यह जो आपका कैप्सिड होता है मुख्य रूप से प्रोटीन का ही बना होता है। और जो आपका यह पेप्लोमर होते हैं, जो यह खूंटी होती है, जैसे आप दीवार पे देखते हैं कि खूंटी ठोकी गई है दीवार में, तो खूंटी नुमा जो आपकी पेप्लोमर की संरचना होती है, यह मुख्य रूप से इस जो आपका लाइपोप्रोटीन है इससे नहीं निकला होता है। यह जो कैप्सिड है, इसी कैप्सिड से यह निकला होता है। और इसकी जो टोटल संख्या होती है, लगभग 72 की संख्या इसकी होती है। और यह जो आपकी पेप्लोमर होता है, पेप्लोमर ग्लाइकोप्रोटीन 41 प्लस ग्लाइकोप्रोटीन 120, इसी से मिलके आपका पेप्लोमर बना होता है। और यही जो सहायक होता है होस्ट सेल से, यानी जो पोषक कोशिका होती है उस कोशिका से चिपकने में, उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब जो आपका तीसरा जो है आपका लाइपोप्रोटीन एनवेलप है, प्रोटीन एनवेलप का मतलब आपका जैसे लिफाफा हो गया। जैसे आप कोई भी
पोस्ट करने हैं, किसी भी कागज़ को आपको रजिस्ट्री करना है, या आपने नौकरी के लिए ऑफलाइन फार्म भरा है तो आपको रजिस्ट्री करना होता है, तो आप जाते हैं दुकान पे, इन्वेलप मांगते हैं जिसे हिंदी में लिफाफा बोलते हैं। तो लिफाफा का मतलब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ऊपर से कवर किए है। ठीक इसी प्रकार से इस HIV वायरस को ऊपर से कवर करने के लिए लाइपोप्रोटीन की एक खोल होती है और ऊपर से ढके रहता है। जैसे हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, जो भी पहनते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर यह इन्वेलप का कार्य करता है, शरीर को ढके रहता है। इसी प्रकार से HIV वायरस को ढकने के लिए ऊपर एक इन्वेलप पाया जाता है जिसे लाइपोप्रोटीन बोला जाता है, ये इसको ढके रहता है। दोस्त, HIV वायरस का जो आपका लाइफ साइकिल है इसको हम लोग एक एक करके विस्तार से डायग्राम और एक एक स्टेप को लिख के हम लोग विस्तार से एकदम रेखांकित रूप से समझेंगे। तो जो आपका HIV वायरस का पहला जो आपका स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में इसमें क्या होता है, अधिशोषण होता है। अधिशोषण का मतलब अंग्रेजी में इसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब यह हुआ कि जैसे एक व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति है, दोनों आसपास आ गए, दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो अधिशोषण हो गया। जैसे माना कि यह HIV वायरस है, यह HIV वायरस है और HIV वायरस इस तरह का कुछ, इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है और यह आपका जो है T4 सेल्स है, T4 सेल्स है, जो आपका T4 सेल्स है और जो HIV वायरस है, यह दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, आपस में सट जाते हैं, तो इसे ही अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। और यह क्यों होता है अधिशोषण? जो आपकी T4 सेल्स होती है इसके सतह खुरदरे होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं और इसके कारण इस पे जो T4 सेल्स होती है इसके जो आपके वाल होती है, वाल तो नहीं होता है, इसमें प्लाज्मा लेमा होती है, यानी इसकी जो बाहरी दीवार होती है वो प्रोटीन के उभरे हुए होते हैं, खुरदरे होते हैं और इसी में आपका CD4 नामक एक रिसेप्टर प्रोटीन पाया जाता है। यह जो आपकी CD4 नामक RC यानी रिसेप्टर, RP होगा, RC नहीं, RP रिसेप्टर प्रोटीन है। यह प्रोटीन और जो आपकी ये HIV वायरस की जो एपिप्लोमर है, यह जो घुंडियाँ हैं, इस घुंडियों के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन का श्रावण किया जाता है, यानी उसका संश्लेषण किया जाता है। और यह जो ग्लाइकोप्रोटीन है और जो CD4 रिसेप्टर प्रोटीन है T4 सेल्स की, दोनों आपस में अपक्रिया करके एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब चिपक जाते हैं, फिर आगे की क्रिया क्या होती है? दूसरी जो आपकी अपक्रिया होती है, दूसरी अपक्रिया में मुख्य रूप से आपका आता है इंट्रेंस। इंट्रेंस का मतलब आपका प्रवेश। प्रवेश का मतलब जब कोई रिश्तेदार आपके घर पे आ जाता है तो आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, तो जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तभी तो वह अंदर आएगा। ठीक इसी प्रकार से HIV वायरस T4 सेल्स के एकदम मुहाने पे, एकदम दरवाजे पे खड़ा हो गया है, लेकिन T4 सेल्स आने नहीं देता है। जब आने नहीं देता है तो HIV वायरस क्या करता है, इसकी जो दीवार होती है उस दीवार को यह तोड़ता है। तो उसके लिए जो वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वही ग्लाइकोप्रोटीन T4 कोशिका की जो दीवार होती है उसे गला देता है, उसे तोड़ देता है और उसे तोड़ के सीधे HIV वायरस आपका जो होता है इस T4 सेल्स में प्रवेश कर जाता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो क्रिया होती है एंडोसाइटोसिस हमारे शरीर के अंदर होती है और जो T4 सेल होता है यह हमारे शरीर में ही होता है। शरीर के अंदर यह तोड़ के घुसता है T4 सेल्स में, इसलिए इस एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, तीसरी प्रक्रिया जो आती है आपका अनकोटिंग आती है। अनकोटिंग का मतलब आपको हो गया अनावरण। अनावरण हिंदी में इसे अनावरण बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो HIV वायरस है, अब HIV वायरस तो यहाँ पे चिपक गया, अब यहाँ पे जो है T4 सेल्स है और T4 सेल्स में जो आपकी HIV वायरस है वह प्रवेश कर गया है, यानी HIV वायरस यहाँ पे प्रवेश कर गया है और यह फिर आपका दीवार बंद हो गया T4 सेल्स की। अब क्या होता है, जो HIV वायरस का जो आपका बाहर का जो खोल होता है वह मुख्य रूप से कैप्सिड यानी न्यूक्लियो कैप्सिड यानी प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन के बने होने के कारण जो आपके HIV इसमें T4 सेल्स में जो अन्य वायरस जो अन्य एंजाइम होते हैं उस एंजाइम के द्वारा HIV वायरस के जो ऊपरी खोल होती है, कैप्सिड होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, उसका हाइड्रोलिसिस कर देता है, यानी जल अपघटन उसका हो जाता है। स्वतः ही जल अपघटन हो जाता है, यानी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। यह टूट के समाप्त हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। T4 सेल्स में यह विलीन हो जाता है, उसी में घुल जाता है। लेकिन जो HIV वायरस का जीनोम, जो जेनेटिक मटेरियल RNA है,
वह आरएनए यहाँ से मुक्त हो जाता है और मुक्त होने के बाद अब क्या करता है, अब जो आपकी चौथा स्टेज आता है, जो आपका आरएनए उसके कोशिका में T4 कोशिका में मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाता है। अब यह क्या करता है, अब जो मैंने आपको बताया सेंट्रल कोर में जो उसके एंजाइम होते हैं, उसमें से जो आपका पहला एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, यानी आरटी एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इसकी मदद से सिंगल स्टेट आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके फलस्वरूप सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण हो जाता है। यानी अब इस जो T4 सेल्स में जो आपकी आरएनए है, यह आरएनए जो है आपका सिंगल स्ट्रैंड जो HIV का आरएनए है, यह आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब कोई आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनते हैं। HIV वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की वजह से होता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेज है, पांचवा स्टेज में क्या होता है, यह जो आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यह वायरस का ही डीएनए है, न कि T4 सेल्स का डीएनए है। यह डीएनए सिंगल स्ट्रैंड वायरस वाला जो डीएनए होता है, इसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है और ट्रांसक्रिप्शन करके डबल स्ट्रैंड डीएनए में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आपका यह भी वायरस का ही डीएनए होता है। यह सारी जो कार्रवाई है जो T4 सेल्स है, इस सेल्स की जो आपकी साइटोप्लाज्म है, इसी साइटोप्लाज्म में ही होता है। फिर अब क्या होता है, आपका जो छठा स्टेज आता है, अब यह जो आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड आरएनए उसका डीएनए है, किसका डीएनए है, वायरस का डीएनए है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, अब जो आपकी दूसरी एंजाइम है इंटीग्रेज एंजाइम, जो इंटीग्रेज एंजाइम है, इसी इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से यह डबल स्ट्रैंड डीएनए जो वायरस का डीएनए है, T4 सेल्स की जो न्यूक्लियस है, जैसे मानिए ये T4 सेल्स है और इसकी जो न्यूक्लियस है इसमें प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद इंटीग्रेज एंजाइम होती है, इस एंजाइम की मदद से जो T4 कोशिका की जो डीएनए होता है, उस डीएनए से समाकलित हो जाता है। इसका मतलब उस डीएनए में जाके चिपक जाता है, उसमें घुल मिल जाता है, उसी में रहने लगता है। तो यह जो प्रक्रिया है डबल स्ट्रैंड डीएनए, वायरस का डीएनए इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से T4 डीएनए से जाके चिपक जाता है और चिपकने के कारण यह जो बनता है तो एक समाकलित हो जाता है, जिसे प्रोवायरस बोला जाता है। प्रोवायरस बोला जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रोवायरस क्या होता है, तो जब आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस का प्लस T4 सेल्स का जो आपका डीएनए होता है, यह आपस में समाकलित हो जाते हैं। किस एंजाइम की वजह से, इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से यह आपस में समाकलित हो जाते हैं, तो उसे प्रोवायरस बोलते हैं। अब यह जो आपके प्रोवायरस होते हैं, सातवां स्टेप में जो आपका है, यह प्रोवायरस जो होते हैं, प्रोवायरस क्या करते हैं, प्रोवायरस के द्वारा अब इसमें दो कार्रवाई होती है, क्योंकि जब डीएनए है तो यह जो T4 कोशिका होती है उसका पूरा नियंत्रण अब किसके अंडर में आ जाता है, जो वायरस का आरएनए है उसके अंतर्गत में आ जाता है। यानी वायरस जनित जो डीएनए है, ये वायरस जनित डीएनए इसके अंतर्गत आ जाता है। अब यह क्या करता है, अपना इंक्यूबेशन बढ़ाता है। उद्भवन काल में अपनी संख्या बढ़ाना तो ही है इसको, तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए यानी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो यह प्रोवायरस होता है, यह आदेश देता है मैसेंजर आरएनए को, जो T4 कोशिका की मैसेंजर आरएनए होती है उसे आदेश देता है। आदेश यह देता है कि आप तुम जाओ और जाके राइबोसोम को बता दो कि प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन संश्लेषण करना है। तो यह T4 जो यह मैसेंजर आरएनए होता है, यह जाके राइबोसोम को बताता है कि प्रोटीन बनाना है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण की कार्रवाई संपन्न करने लगता है, कार्रवाई में लग जाता है, जल्दी जल्दी प्रोटीन बनाने लगता है। और प्रोवायरस से जो आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए है, फिर इसमें क्रिया होती है और अब क्रिया के फलस्वरूप सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए है यह बाहर निकलता है, और सिंगल स्ट्रैंड बाहर निकलने के बाद क्या करता है, जो प्रोटीन बना होता है उस प्रोटीन से और यह जो आपके सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, दोनों आपस में असेंबलिंग होते हैं,
क्योंकि जो आपके HIV वायरस होता है, HIV वायरस मुख्य रूप से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड RNA है और प्रोटीन, इन दोनों का असेंबलिंग होता है। जैसे यह आपका मार्कर है, ढक्कन अलग है, मार्कर का अलग है, तो असेंबल नहीं है। जब इसको आपको जोड़ देंगे तो संपूर्ण मार्कर बन जाएगा, यानी असेंबलिंग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रोटीन और सिंगल स्ट्रैंड RNA, जो वायरस का RNA है, इसका असेंबलिंग होता है और असेंबलिंग होने के फलस्वरूप HIV वायरस का निर्माण होता है। और यह HIV वायरस यहाँ से निकल जाता है, T4 कोशिका से निकल के बाहर ब्लड में चला जाता है और फिर नए T4 कोशिका का खोजने लगता है। फिर नई T4 कोशिका में, T4 सेल्स में जाके फिर यही कार्रवाई बार बार करता है, बार बार करता है, और इतना बार करता है कि जितने भी शरीर में T4 सेल्स होती है उन सभी कोशिकाओं को यह मार देता है और मारने के बाद अपनी संख्या बढ़ा लेता है। जिस कारण से जो T4 सेल्स, T4 लिम्फोसाइट कोशिका होती है, जो इम्यूनिटी का काम करती है, हमें बीमारियों से लड़ती, हमें बीमारियों से बचाती है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया से लड़ती है, हमें कोई बीमारी नहीं होने देती है, ये खत्म हो जाती है। तो जितने तरह की बीमारियां होती हैं धीरे धीरे आपको होने लगेगी और आप दवा खाते रहेंगे, परंतु ठीक होने का नाम ही नहीं लेगा। तो यह मुख्य कारण होता है, इम्यून सिस्टम को खत्म करके HIV वायरस हमें ग्रसित कर देता है। इतने स्टेप में आपकी होती है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है प्रो वायरस, और जो आपके यह इंटीग्रेज एंजाइम है और जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है, इन सबको क्वेश्चन में अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो HIV वायरस है ये किस वजह से होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। दोस्त, HIV वायरस जो फैलता है ये मुख्य रूप से कई कारणों से फैलता है। इसमें जो आपका पहला कारण है सेक्सुअल इंटरकोर्स, इससे आपका फैलता है। इससे मुख्य रूप से आपका 80% जो आपके वायरस होते हैं इसी के माध्यम से फैलते हैं। इसमें जो आपकी मुख्य भूमिका होती है, जो सेक्स वर्कर होते हैं, इन्हीं के द्वारा आपकी यह वायरस ज़्यादा फैलता है, इनकी मुख्य भूमिका होती हैं। इसके अलावा जो आपका होता है रक्तदान से होता है। रक्तदान का मतलब ये हुआ, अगर आपको HIV है, आप HIV पॉजिटिव हैं और अपना ब्लड डोनेट किए हैं और वह ब्लड किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया गया तो उसको भी यह बीमारी हो जाती है। इसी के साथ साथ जो आपका अंग प्रत्यारोपण होता है, जो अंग प्रत्यारोपण, जैसे देखते हैं कि आप लोग किडनी, फेफड़े वगैरह का प्रत्यारोपण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाता है, तो जिस अंग को लगाया जाता है अगर वह अंग ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है तो आपको भी HIV हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी माताएं होती हैं, जो माता होती हैं, यह गर्भवती हैं तो और बाद में स्तनपान कराती हैं, तो जो बच्चा है, अगर बच्चा स्वस्थ भी पैदा हो जाता है तो उसे भी बाद में HIV हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दुकान पे दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, एक ही ब्लेड से कई व्यक्तियों की दाढ़ी बनती है, किसी व्यक्ति को HIV है और ब्लेड से कट गया, उसी ब्लेड से आपको भी दाढ़ी बनता है, तो आपको भी अगर कट गया तो दोनों का जो ब्लड है आपस में मिल जाता है। और जो वायरस होते हैं इतने बदमाश होते हैं कि यह जब निर्जीव अवस्था में होते हैं, निर्जीव अवस्था में तो ये निष्क्रिय होते हैं। जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे ये सक्रिय हो जाएंगे और सक्रिय होने के कारण आप में फिर इंक्यूबेशन पीरियड आ जाएगा इनका और ये अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस तरह से यह वायरस फैलते हैं। अब इससे बचाव के लिए आपको क्या करना होगा, यह जो वायरस है इससे बचाने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा कि किन किन वजह से यह फैलते हैं, इसको ध्यान देना होगा। इसके अलावा फैलने का एक और कारण है इसमें ड्रग्स एडिशन। ड्रग्स एडिशन मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हीरोइन वगैरह का यूज इंजेक्शन से लेते हैं। जैसे इंजेक्शन में हीरोइन को भरेंगे, जैसे सुई, नस में सुई लगाते हैं तो वैसे सुई लगाते हैं नस में। इस तरह के कई ग्रुप होते हैं। एक ही इंजेक्शन से हर व्यक्ति जो नशा करता है तो किसी को अगर HIV है तो वह HIV दूसरे व्यक्ति को फैल जाएगा। तो इतने सारे आपके होने के प्रकोप हैं। अब इससे बचाव के लिए आपको क्या करना होगा, बचाव के लिए मुख्य रूप से जो आपका है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इसके लिए आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाने होंगे और आपको कंडोम वगैरह का भी यूज करना होगा। इसके अलावा जो आपका दूसरा है जो सुरक्षित रक्तदान है, आप इसको भी ध्यान में रख के कीजिएगा। और जो आपका ड्रग एडिशन है, जो व्यक्ति हीरोइन वगैरह लेते हैं एक ही इंजेक्शन से एक ही व्यक्ति ले सकता है। इसके साथ साथ जो HIV वायरस होते हैं, साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से, रहने से, बातचीत करने से यह नहीं फैलता है। यानी यह आपकी जो छुआछूत की बीमारी नहीं है, छुआछूत की आपकी बीमारी नहीं है। मुख्य रूप से ब्लड के संपर्क में आने से यह बीमारी ज़्यादातर फैलता है। और जो आपका पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स, इससे लगभग 80% बीमारी फैलता है। तो ये तो ही आपके HIV वायरस के फैलने के कारण।
और इसके बचाव के बारे में जानकारी। हालांकि अभी तक HIV के जो है वैक्सीन है इसका नहीं बना है, यानी यह बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है, परंतु इसके रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ टीका बना रखा है, कुछ दवाएं बना रखी हैं। अगर आपको समय से पता चल जाता है तो आप उस दवा को लेते रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और जो यह वायरस होते हैं इनका जो बॉडी में इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो लगभग 3 साल से लेकर 12 साल तक यह अपना इंक्यूबेशन यानी उद्भवन काल इनका होता है। इतने दिनों तक यह अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, यानी यह धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये नहीं कि अचानक हुए और अचानक संख्या बढ़ा के बीमारी आपको उत्पन्न कर दें। इसका जो आपका पहला होता है, जैसे आपको शुरू में इंक्यूबेशन पीरियड में जब कोई वायरस आपके शरीर में अटैक करता है तो इसे हम लोग प्राथमिक संक्रमण, इसे प्राथमिक संक्रमण बोला जाता है। और प्राथमिक संक्रमण में व्यक्ति को क्या होता है, नॉर्मली सर्दी जुकाम बुखार खांसी यही सब बीमारियां होती हैं और यह बीमारियां दवा खाने के बाद स्वतः ठीक हो जाती हैं, फिर होता नहीं है। लेकिन जो आपकी ये HIV की जो आपकी लाइफ साइकिल चलती है, जिसको मैंने पहले ही आपको बताया, यह लाइफ की साइकिल 3 साल से लेके 12 साल तक लगातार चलती है। और इतने दिनों में यह जो वायरस होता है, यह वायरस आपको पता नहीं चलेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन माध्यमों से फैलता जाएगा और फैलने के कारण दूसरे भी लोग पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव होने के कारण जो हमारी देश की सेना है, जो युवा पीढ़ी है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए इससे आपको बचना आवश्यक है। और जब इस 3 से 12 साल बीत जाता है तो फिर इसका आपका मेन पीरियड आता है और उस मेन पीरियड में आपको पता चलेगा, रोग इसके दिखाई देने लगेंगे तो आपको जांच से पता चलेगा कि यह वायरस यह बीमारी हो गई है। जब HIV बीमारी हो जाती है तो इसको जांच करने के लिए एक किट तैयार किया गया है जिसका नाम है एलिसा जो किट है, एलिसा किट के ही माध्यम से इस बीमारी का जांच किया जाता है, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से किट। यह जो किट है, इसी किट से HIV की जांच की जाती है। तो और जो आपका इंडिया है, इंडिया में जो HIV की खोज की गई थी, तो जो हमारी डॉक्टर सुनीति सोलोमन है, इन्हीं के द्वारा HIV वायरस की खोज की गई थी। तो आई होप आप सभी लोगों को आज के टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की रिलेटेड क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।